दिस इज गगनदीप सिंह और एक छोटा सा लेक्चर है आपका इकोनॉमिक्स क्लास 10th का चैप्टर डेवलपमेंट रिवाइज कराने के लिए। तो स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है डेवलपमेंट चैप्टर में मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट कि आखिर डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है। तो देखिए, डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आए, इनकम में भी आए, फ्रीडम में भी आए, इक्वालिटी में भी आए, यानी ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आपकी बेटर हो जाए। अब जब हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेटर हो जाए या डेवलपमेंट आ जाए तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो देखिए, उसमें हम लोग मटेरियल चीज़ें भी इंक्लूड करेंगे और नॉन मटेरियल चीज़ें भी इंक्लूड करेंगे। अब मटेरियल चीज़ें क्या हो गई? मटेरियल चीज़ों में हम कह सकते हैं जैसे गाड़ी हो गई, घर हो गया, इस तरीके की। और नॉन मटेरियल में क्या हो गया? जैसे रिस्पेक्ट हो गई, आपकी डिग्निटी हो गई। तो ये सब चीज़ें, तो ये दोनों ही चीज़ें अगर इम्प्रूव करती है तो हम बोलते हैं कि हमारी डेवलपमेंट हो रही है। अब लोगों के जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं वो कई बार डिफ़र करते हैं, या ये कहिए कई बार कन्फ्लिक्ट भी करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, अगर डैम बनेगा कहीं पे तो डेवलपमेंट हो रहा है किसका? आसपास के शहर के लोगों का, क्योंकि शायद वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लग जाए, वहाँ पे बिजली अच्छी आनी लग जाए। ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा दूर जो लोग रहते हैं उनको गाँव में पानी की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाए। लेकिन आप सोचो, जो लोग ऑलरेडी वहाँ रहते थे, जिनको अपने एरिया छोड़ने पड़ेंगे, जो उन जंगलों में रहते थे जिनको काट के डैम बनेगा, तो जो लोग उन जंगलों में रहते थे उनके लिए तो ये गलत हो गया, वो तो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो यानी ये एक ऐसी डेवलपमेंट हो गई जो कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। तो किसी के लिए तो अच्छी है पर किसी के लिए वो बुरी है। कोई तो उसको सपोर्ट कर रहा है पर कोई उसे सपोर्ट नहीं करेगा। यानी डेवलपमेंट गोल्स डिफरेंट हो सकते हैं, ये आप मान के चलिए। प्लस डेवलपमेंट आपको मटेरियल थिंग्स और नॉन मटेरियल थिंग्स दोनों को साथ में लेके चलने से ही मिलती है। यानी एक लाइन आप देखिए, लिखा है, ये ट्रू डेवलपमेंट बैलेंसेस इनकम एंड सोशल वेलबींग एंड इक्वालिटी। अगर आपको कहीं पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, बराबरी नहीं मिल रही, तो भी डेवलपमेंट नहीं होगी। तो एक सबसे स्टार्टिंग फैक्टर आपका इनकम को लेके होता है, इनकम एंड अदर गोल्स। देखिए, इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डेवलपमेंट का, क्योंकि इसी की मदद से आप कोई भी गुड्स खरीद पा रहे हो या कोई भी सर्विस ले पा रहे हो। पर लोग डेवलपमेंट में नॉन मटीरियल चीज़ों को भी ध्यान में देते हैं कि क्या उनकी रिस्पेक्ट है, क्या उनको इक्वालिटी है, क्या उनको अपनी बात रखने का फ्रीडम है। ये दोनों ही चीज़ें साथ साथ चलेंगी तो ही डेवलपमेंट माना जाएगा। यानी रियल डेवलपमेंट तभी है जब इनकम भी बढ़े और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंसान की इंप्रूव करे। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा और डेवलपमेंट को समझे कैसे, इस बेसिस पर। तो अगर हम कंट्रीज को या स्टेट को कंपेयर करना चाहें तो इनकम के बेस पे कैसे करते हैं? देखिए, सीधी सी बात है, जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पास खाना अच्छा होगा, शेल्टर अच्छा होगा, एजुकेशन अच्छी होगी, हेल्थ केयर अच्छा होगा। तो इसके लिए हम लोग टोटल इनकम को समझने के लिए, मतलब हम लोग पॉपुलेशन के हिसाब से पर कैपिटा इनकम का फंडा यूज़ करते हैं। ये रहा पर कैपिटा इनकम का फंडा। तो पर कैपिटा इनकम कहता है कि आप टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से बेसिकली डिवाइड कर दो तो आपकी पर कैपिटा इनकम निकल आएगी। ये काम आपने करना है। तो इस पे क्लासिफाई करे गए कुछ बेसिस रखे गए हैं कि हाई इनकम कंट्रीज़ वो हैं जिनका पर कैपिटा इनकम US $63,400 से ऊपर है, तो उनको हमने डेवलप्ड कंट्री बोल दिया। हाई इनकम कंट्रीज़ हैं जिनका पर कैपिटा इनकम $24,000 से कम है, उनको पुअर या डेवलपिंग कंट्रीज़ बोल दिया। और इंडिया का अराउंड 10,030 US$ पर एनम आता है, तो लोअर मिडिल इनकम कंट्री में माना जाता है। अब पर कैपिटा इनकम एक बहुत अच्छा मेजर भी नहीं है। क्यों नहीं है, समझिएगा। एक ए कंट्री है जिसमें कोई $100 कमा रहा है, एक एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, कोई 90, कोई 110, कोई 80 और कोई 120। अगर आप ध्यान से देखें तो टोटल इनकम आपकी हो जाती है 500, ये हो गया 200, ये हो गया 200, 400 और ये 500 अपॉन 5। तो पर कैपिटा इनकम आप ऐसे मानो कि 100 आ रही है। तो अब एक और देश देखते हैं, बी देश। यहाँ पे मान लीजिए किसी की इनकम 200 है, किसी की, या थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, मान लीजिए 180 है,
किसी की 160 है, हाँ 180 160, किसी की 20 ले लेते हैं और किसी की 10 मान लेते हैं और किसी की 130 मान लेते हैं। तो अगर अब आप देखोगे तो टोटल अभी भी 500 है, डिवाइड बाय 5 लोग हमने जोड़े हैं, तो अभी भी पर कैपिटा इनकम 100 आ रही है। पर आप ऊपर वाले देश में देखो तो भी इनकम 100 है पर कैपिटा, इधर भी 100 है। तो लग रहा है दोनों बराबर डेवलप्ड हैं, पर ये सच नहीं है, क्योंकि बी वाली कंट्री में कुछ लोग के पास बहुत पैसा है और कुछ लोगों के पास कम पैसा है, बल्कि ए वाली कंट्री में ज़्यादातर सब लोग बराबर के आसपास पैसा रखे हुए हैं। मतलब इनकम डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बहुत अमीर हैं और कुछ लोग बहुत गरीब हैं, लेकिन बी कंट्री में ऐसा है कि कुछ लोग बहुत अमीर हैं तो कुछ लोग बहुत गरीब हैं। तो बेसिकली हम कहना क्या चाह रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम वाले फंडे में एक प्रॉब्लम है कि वो इनकम डिस्पैरिटी को छुपा दे रहा है। हमें लग रहा है दोनों कंट्रीज़ बराबर डेवलप्ड हैं, पर रियलिटी ये है कि दोनों कंट्रीज़ बराबर तरीके की डेवलप्ड नहीं हैं। तो पर कैपिटा इनकम को हम एक बहुत अच्छा बेस नहीं मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर हम और बात करें कि नेशन की डेवलपमेंट कैसे है, तो हमने कहा कोई भी इंसान नेशनल डेवलपमेंट को जब देखेगा तो उसके व्यूज़ अलग अलग होंगे और कन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये बात लिखी है और हम समझ भी गए कैसे कन्फ्लिक्ट करते हैं। नेशनल डेवलपमेंट ऐसी हो जो ज़्यादातर लोगों का फ़ायदा करे, किसी 2-4 लोगों का नहीं, कम लोगों का नहीं, और डिसीजन भी ऐसे हो जो कलेक्टिव प्रोग्रेस को आगे बढ़ाएं। तो हमने कहा ठीक है, पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा मायना नहीं है, तो कौन सा मायना देखें? तो हमने कहा हम इनकम के अलावा कुछ और क्राइटेरिया भी देख सकते हैं, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहता है कि 1 साल की उम्र, मतलब रीच करने से पहले, 1 साल का होने से पहले हर 1000 बच्चों में कितने बच्चों की डेथ हो जाती है। यानी अगर किसी का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 20 है तो मतलब 1000 में से 20 बच्चे 1 साल की उम्र पे नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये बुरी बात है। जितना कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होगा उतनी ही अच्छी बात है। ऐसे लिटरेसी रेट जो आपको बताती है लोग 7 साल या उससे ऊपर के जो पढ़ लिख सकते हैं। ऐसे ही नेट अटेंडेंस रेशियो कि कितने % बच्चे 14 to 15 ईयर्स के हैं जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा नेट अटेंडेंस रेशियो है उतनी अच्छी बात है। तो ये कुछ पैमाने हैं जिसके बेसिस पर और आप डेवलपमेंट चेक कर सकते हो। इनकम के अलावा, मतलब इनकम को छोड़ के इन चीज़ों को भी देखा जाता है, कहने का मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है पब्लिक फैसिलिटीज़ की। तो पब्लिक फैसिलिटी ऐसी फैसिलिटी होती है जो सरकार हमें दिलवाती है और जो लोगों की वेलफेयर के लिए बहुत अच्छी होती है। पब्लिक फैसिलिटीज सरकार हमें दे रही है जिससे पूरी सोसाइटी का बेनिफिट हो। कुछ पब्लिक फैसिलिटी की बात करें, जैसे अच्छे स्कूल्स, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छी रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये सब आपको पब्लिक फैसिलिटी है जो सरकार मुहैया कराती है, सरकार दिलाती है। तो ये जितना अच्छा होगी उतना ज़्यादा डेवलप्ड एक जगह होगी। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है केरला का। केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम है, मतलब बच्चों की डेथ नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों को अवेयरनेस है, वहाँ की मेडिकल फैसिलिटी हैं अच्छी, तो बच्चों की डेथ नहीं हो रही। मतलब पेरेंट्स जानते हैं कि हाउ टू टेक केयर ऑफ देम। तो जितना ज़्यादा आपका पब्लिक फैसिलिटी अच्छा होगा उतना क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िया होता जाएगा। तो अगर आप चेक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा बुक के डेटा में कि केरला का जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बाकी स्टेट्स के मुकाबले वहाँ पे जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो ज़्यादा है। वहाँ का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है क्योंकि वहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। इसी तरह जो स्टेट्स में ज़्यादा डेवलपमेंट होती है उस स्टेट का एक और फीचर होता है कि वहाँ का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है। अब अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझाऊँ तो ऐसे समझिए आप कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जहाँ गवर्नमेंट फूड ग्रेन्स या कोई भी एसेंशियल कमोडिटी खरीद रही है और फिर गरीबों को सब्सिडाइज प्राइस पे, यानी सस्ते प्राइस में बेच रही है, फेयर प्राइस शॉप्स के माध्यम से या राशन शॉप के माध्यम से। जैसे सरकार ने ग्रेन्स खरीद ली और अब वो सस्ते रेट में बेच, जैसे आपने सुना होगा सरकारी शॉप्स पे चावल और गेहूँ सस्ती मिल रही है। तो इस तरीके से मतलब गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को देती है और ग्रेन्स खरीद लेती है।
उसको वेयर हाउस में स्टोर करती है और फिर ये लोगों को सस्ते में देती है। जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, शुगर हो गया, इनफैक्ट केरोसिन वगैरह भी दी जाती है, कुछ दालें भी दी जाती हैं। ऑब्जेक्टिव होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का कि एक तो गरीबों के लिए फूड सिक्योरिटी हो, फूड के प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं तो भी गरीब लोग खा सकें, हंगर और माल न्यूट्रिशन को कंट्रोल किया जा सके और इसको रोका जा सके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। इसके बाद एक और डेवलपमेंट की बात आती है तो बॉडी मास इंडेक्स की बात आती है। तो बॉडी मास इंडेक्स आपको बताता है कि आप हेल्दी हैं, अंडर नरिश्ड हैं, ओवरवेट हैं या क्या है। तो सिंपल सा है कि आपको अगर बॉडी मास इंडेक्स निकालना है, बीएमआई निकालना है, तो आप एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जहाँ पर आप वेट को डिवाइड करते हैं हाइट के स्क्वायर से। यहाँ पे वेट आपको केजी में लेना होता है और हाइट आपको मीटर में लेनी होती है। तो ऐसा करने के बाद अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम आता है तो हम मानते हैं कि माल न्यूट्रिशन है या वीकनेस या लो इम्यूनिटी है। अगर 18.5 से 24.9 के बीच में आता है तो इसे हेल्दी रेंज मानी जाती है, और अगर 25 या इससे बड़ा आ जाता है तो हम कहते हैं कि इंसान डायबिटीज़ के रिस्क में जा रहा है। 30 के ऊपर तो इसको बिल्कुल ओबीस ही मान लिया जाता है। तो ये आप एनसीईआरटी के हिसाब से डेटा याद कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। अब बॉडी मास इंडेक्स का हमें ध्यान ये रखना है कि हम 18+ ईयर्स की एज का ही बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं, क्योंकि बच्चों में ये जो ग्रोथ होती है वो बड़ी इरेगुलर सी होती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी की बात करी गई है। तो अगर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात की जाए जो कि यूएनडीपी पेश करता है बेसिकली, तो यूएनडीपी रिलीज करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हम एचडीआई भी बोलते हैं। हर साल इसका काम है ये रिपोर्ट को जारी करना लोगों को, मतलब देशों की या लोगों के लिए। ये बेसिकली एक मेजर है जो कंपेयर करता है डेवलपमेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की। निकाला यूएनडीपी के द्वारा गया है। फुल फॉर्म आपको मैं एक बार बता देता हूँ। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, आपको याद करना होगा। यह हमें बताता है कि डेवलपमेंट खाली इनकम के बेसिस पे नहीं होती है, बल्कि हेल्थ और एजुकेशन के बेसिस पर ही करी जाती है, तभी देखिए इनकम, हेल्थ और एजुकेशन तीनों को ध्यान में रखा जाता है। तो इंडिया का डेटा जो भी इसकी रैंक है ये आप बिल्कुल लेटेस्ट बुक से ही याद करिएगा। तो इसमें हम लोग क्या क्या चेक करते हैं, ये एक बात आ जाती है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, कि मतलब इस देश में ऑन एन एवरेज कितने साल तक लोग जीते हैं। एजुकेशन लेवल क्या है, कि कितने एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग रहते हैं या कितने साल तक स्कूलिंग करता है बच्चा। तो एजुकेशन लेवल चेक किया जाता है। और पर कैपिटा इनकम क्या है, यानी पढ़ाई भी देखी जाती है, इनकम भी देखी जाती है और हेल्थ भी देखी जाती है। तो यहाँ एक चीज़ देखने को मिलती है कि श्रीलंका का जो डेटा है वो ऐसा देखा गया कि हेल्थ में और एजुकेशन में बेटर है, बल्कि वहाँ की इनकम कम है। तो यानी खाली इनकम को हम क्राइटेरिया नहीं मान सकते किसी के डेवलप होने का। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तीनों ही फैक्टर्स को कंसीडर करता है। तो लास्ट में बस यही कहना है कि ट्रू डेवलपमेंट जो है वो है वेलबींग हो, इक्वालिटी हो और अपॉर्चुनिटी हो सबके लिए। उसी को सही मायने में डेवलपमेंट का नाम दिया जा सकता है। तो ये इसका एक क्विक रिवीजन था। थैंक यू एवरीबॉडी।